गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कि हम गॉस के नियम का उपयोग करेंगे, ठीक ना। और किस प्रकार उपयोग करेंगे तो देखिएगा, पहला नंबर अनुप्रयोग है, फिर हेडिंग लिखते हैं अनंत लंबाई के तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ध्यान से देखिएगा, डेरिवेशन बोर्ड में पूछता है। अब इतना इंपॉर्टेंट मतलब आप अपने मन से न बना दीजिएगा कि कहिएगा कि फिजिक्स वाला बोला था कि एकदम इंपॉर्टेंट है ये आएगा, नहीं, इंपॉर्टेंट है तो आ सकता है, तो आपका काम है तैयार करना, न आए तो आपकी समस्या है, आए तो आपकी समस्या है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो हम इतना बता सकते हैं। अब हम जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट वाला बताएंगे तभी आप लोग अपने दिमाग से उसको एकदम फोकस मत कर देना कि सर जी बताए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अलावा सब बेकार है, ऐसा नहीं। और फिजिक्स है, कौन सा टॉपिक पूछेगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हर टॉपिक को हम मान करके चलेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई के तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां हम एक अनंत लंबाई का वायर बनाते हैं, ये अनंत लंबाई का वायर, लेकिन हम आपको बताए थे कि जब इसकी लंबाई खुद अनंत है तो आप इसको कितना आवेश देंगे आपको पता हो पाएगा क्या? नहीं, पता नहीं हो पाएगा। अगर ये परफेक्ट लंबाई का रहता तो बात समझ में आती, लेकिन ये अनंत लंबाई का है तो हम इसे नहीं बता सकते हैं कि इस पर कितना आवेश दिया गया है। तब इस स्थिति में इस पर हम आवेश नहीं, आवेश घनत्व से काम चलाएंगे। और मान लीजिए कि ये एक समान धन आवेश से आवेशित है, एक समान वितरण आपको बताए थे कि कहीं कम और कहीं अधिक नहीं, हर पॉइंट पर आवेश की मात्रा क्या होगी? समान होगी। इसी को हम आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। और ये अनंत लंबाई का है, इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है, ये धन आवेश से आवेशित है। कितना आवेश है हमको ये नहीं पता है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? इसका आवेश घनत्व लैम्डा। लैम्डा किसके लिए? लंबाई वाली वस्तु के लिए। सिग्मा किसके लिए? पृष्ठ के लिए, जिसके पास क्षेत्रफल हो, लंबाई और चौड़ाई हो। और रो किसके लिए? जिसके पास आयतन हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। यानी कि 3 कैटेगरियों में हम बांटे थे आवेश घनत्व को। यहाँ लंबाई वाली वस्तु है, अनंत लंबाई का वस्तु है। ध्यान से सुनिएगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलता जाएगा। ये अनंत लंबाई का वायर है, इस पर कितना आवेश दिया जाएगा ये पता नहीं रहेगा, तब हम आवेश घनत्व से काम चलाएंगे। लंबाई वाली वस्तु थी तो इसके आवेश घनत्व को हम क्या मान के चल रहे हैं? लैम्डा। और ध्यान से सुनिएगा, ये धन आवेश है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ऋण आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की, यानी कि आवेशों का अपना क्षेत्र होता है। कुल मिला जुला करके इस धन आवेश के कारण इसके नजदीक मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है P, और इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये मान करके चल रहे हैं कि ये तार से स्मॉल r दूरी पर है, ठीक ना, स्मॉल r दूरी पर है। और इस पॉइंट पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सुनिए, धन आवेश है तो धन आवेश के लिए इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर होती है। फर्क, अगर ये ऋण आवेश हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसकी ओर हो जाएगा। लेकिन धन आवेश या ऋण आवेश दोनों के लिए जो भी हम मान निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो मान समान रहेगा। फर्क क्या होगा कि जब आप प्लस लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर, और अगर आप ऋण आवेश लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसकी ओर होगा। हम यहाँ गॉस के प्रमेय का उपयोग करेंगे और उसी का उपयोग करके हम पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अभी लिखवाए आपको गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक बंद पृष्ठ बनाते हैं। उस बंद पृष्ठ से यह पता चलता है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है कि उस पृष्ठ पर ही आवेश है कि पृष्ठ के बाहर आवेश है। ये बात क्लियर कर देता है जब आप बंद पृष्ठ लेंगे तब। और लास्ट वाला पॉइंट लिए हैं कि हम स्रोत के सममित आकार का ही पृष्ठ लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ जब हम लेंगे, ये काल्पनिक पृष्ठ लेकर के ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। तो जो स्रोत होता है, यानी कि ये धन आवेश से आवेशित जो तार था, यही आवेश स्रोत था। इस स्रोत के सममित ही हमें गॉसियन पृष्ठ लेना होगा। सममित पृष्ठ कैसे लेंगे आपको समझ में ना आए तो आप हमारा आइडिया लीजिएगा। सुनिए,
अगर इस वायर को आप जूम करते हैं, जैसे मोबाइल में फिगर जूम करके देखते हैं, बहुत बार देखते हैं जूम करके घटक देखते हैं आप लोग, तो सेम कंडीशन अगर आप इसको जूम करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो मुझे लग रहा है, अच्छा कहां तक इसे जूम करना है, तो इस पॉइंट पी तक आप इसे जूम करिएगा, ठीक। और सुनिएगा, जब इस वायर को आप जूम करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, वो हम दिखा रहे हैं आपको। लगभग ये एक बेलन की तरह दिखाई देगा। इसे जूम करेंगे तो एक बेलन की तरह दिखाई देगा। और कहां तक जूम करेंगे, जिस पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी लिखवाए हैं कि हम गॉसियन पृष्ठ ऐसा लेते हैं कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, उसी बिंदु से होकर गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। बात समझे? तो यहां हम इस स्रोत के सममित आकार का गॉसियन पृष्ठ लिए, सममित आकार का। तो ये हम क्या बताए आपको आइडिया कि आप इसे जूम करेंगे, आप इसे जूम करेंगे तो यह एक बेलन की तरह दिखाई देगा। अगर मान लीजिए कहीं आपको एक पॉइंट चार्ज दिखाई देता है, और इस पॉइंट चार्ज को जब आप जूम करेंगे तो ये बड़ा सा फुटबॉल आपको दिखाई देगा, ठीक ना। तो यहां हम एक बेलन लिए हैं और इसे हम कहते हैं, इसका नाम रखते हैं, ये एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम ये तार तो अनंत लंबाई का था, लेकिन हम थोड़े समय के लिए मान के चल रहे हैं कि हम यहाँ L लंबाई का, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु से होकर गुजरने वाला L लंबाई का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिए। अब बात समझिएगा, ध्यान से बात न करें आप। मैं मान लेता हूं, अच्छा अगर ये सेंटर पर वायर उसके सेंटर पे है और आप बेलन लिए हैं, तो बेलन के अंदर धन आवेश है कि नहीं है? धन आवेश है। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? बाहर निकलती है, दूर निकलती है। जब ये वैद्युत बल रेखाएं दूर निकलेगी, तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या इस गॉसियन पृष्ठ को पार करके बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? पार करके बाहर निकलेगी। और जैसे ही पृष्ठ से बाहर निकलती है वैद्युत बल रेखाएं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आधी बात समझ में? तो यानी कि बात ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए, आप इसे ऐसे मोड़ते हैं, ये एक बेलन की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। ये इसके बीचों बीच पार्ट में सेंटर में एक ऐसे अनंत लंबाई का वायर है जो एक समान धन आवेश से आवेशित है। ऐसे इतना तो कल्पना आप कर सकते हैं। इसके नीचे से भी ये क्या, ये वायर निकल रहा है और ऊपर से भी निकल रहा है, और हम L लंबाई का क्या किए हैं? एक काल्पनिक गॉसियन बेलन की कल्पना की। और सुनिए, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, अगर ये बेलन धन आवेश से आवेशित है, तो धन आवेश से सभी दिशाओं में वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? बाहर निकलेंगी। और एक बात बता दें कि ये जो वायर था इस बेलन की कहां था? एकदम सेंटर पर था, एकदम सेंटर पर था। तो हर पॉइंट पर, अगर मान लीजिए पॉइंट यहां लेंगे, तब भी धनावेश से कितनी दूरी होगी? आर। मतलब इधर भी क्या होगा? आर। और जब पॉइंट फिक्स है और अगर आवेश फिक्स हो जाएगा, तो हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? एक समान हो जाएगी, क्योंकि दूरी सेम और चार्ज सेम। जब दूरी और चार्ज नहीं बदलेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बदलेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये पॉइंट चार्ज है Q, इससे R दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई क्या लिखते हैं? R स्क्वायर। ये तो पहले से कांस्टेंट होता है। चार्ज को कांस्टेंट कर दीजिए, दूरी को कांस्टेंट कर दीजिए, दोनों बदले ना, तो क्या ई का मान बदलेगा? नहीं। तो यहां से इस बेलन के इस वक्र पृष्ठ का हर पॉइंट इससे कितनी दूरी पर था? R दूरी पर था। और जब ये आवेश समान यानी कि सममित आवेश था, तो जहां जहां आप छोटा छोटा गैप लेंगे, हर गैप में आवेश की मात्रा क्या होगी? समान होगी। यानी कि समान आवेश से समान दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक समान होगी। यानी कि इस बेलन के प्रत्येक बिंदु पर आप चाहे जहां भी कोई पॉइंट लेंगे, हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक समान होगी। और वही निकालना है तो हम थोड़े समय के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई मान के चलते हैं। लेकिन लॉजिक देखिएगा, सुनिए, हम पहले इस पॉइंट पी पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे डीए। पॉइंट पी पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे डी, यानी कि अभी आप देखिएगा, ध्यान से सुनिए, इस फिगर को हम बाहर निकाल के बना रहे हैं। ऐसे समझ जाइएगा कि वायर अनंत लंबाई तक गया है। और सुनिए, हम क्या करेंगे, इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल डी। लगभग ये समतल आपको दिखाई दे रहा है क्या? समतल दिखाई दे रहा है। छोटा सा क्षेत्रफल है तो समतल है, ठीक। और अगर इसका क्षेत्रफल डी था, ठीक, तो इस पर आप क्षेत्रफल सदिश लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे?
इसके अभिलंबवत आप एक रेखा खींचेंगे बाहर की ओर, तो वही क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश, यानी कि इसका क्षेत्रफल सदिश इसके अभिलंबवत बाहर की ओर होगा, वेक्टर डी। ठीक, अगर इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़े समय के लिए ई मान के चलिए, तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर होगा, यानी कि अगर या इसके अंदर धन आवेश था, बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं एकदम से बाहर निकल रही थी, तो कुछ वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर भी निकलेगी, यानी कि देखा जाए तो वेक्टर डी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के मध्य कुछ कोण बनेगा, वो कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में आ रहे थे। आगे बात समझ में, यानी कि आप बेलन के वक्र पृष्ठ पर, इस वाले पृष्ठ पर कहीं भी छोटा सा आप क्षेत्रफल लेंगे, ये आपके सामने एक क्षेत्रफल लेकर के दिखाएं, हम अपने सामने क्षेत्रफल लेंगे, तो धन आवेश था, वैद्युत बल रेखा हमारी ओर, और क्षेत्रफल सदिश इसके अभिलंबवत हमारी ओर। अगर यहाँ कोई क्षेत्रफल लेंगे तो इसके अभिलंबवत आप क्षेत्रफल सदिश लिखेंगे, वैद्युत आवेश धन आवेश था, तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर, यानी कि वक्र पृष्ठ पर, इस वक्त इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, और इसको बेलन का क्या बोलेंगे, सिरा बोलेंगे। वक्र पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और उस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश की दिशा, दोनों क्या होगा, हर पॉइंट पर एक ही दिशा में होंगे, उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अभी ध्यान से सुनिएगा आगे, हम इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश लेते हैं, यानी कि अगर ये समतल पार्ट आपको दिखाई देता है, एक बात और सुनिए, ये बेलन जो हम लिए हैं ये बंद है, यानी कि ये क्लोज, क्योंकि आपको पता है आप गॉस का प्रमेय सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए लगाएंगे, क्या अगर ऊपर वाला सिरा खुला छोड़ देंगे तो ये बंद पृष्ठ कहलाएगा क्या, नहीं, तो ये लिखे है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है, तो ये नीचे से और ऊपर से ये पैक मान करके चलिएगा। अब सुनिए, अगर ये पैक हो जाएगा तो यहाँ आपको एक समतल दिखाई देगा, अगर आप इस समतल पर एक छोटा सा क्षेत्रफल डी लेंगे, तो उसका क्षेत्रफल सदिश इसके अभिलंबवत क्या होगा, बाहर की ओर। अगर इसे खड़ा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, यानी कि सिरे पर ये हो गया वेक्टर डीए का डायरेक्शन। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर धन आवेश के कारण क्या होती है, उससे दूर होती है, तो ये वेक्टर ई का डायरेक्शन हो गया, यानी कि अब आप देख सकते हैं कि सिरे पर दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। सेम कंडीशन अगर आप नीचे आएंगे, नीचे अगर आप लेते हैं क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल सदिश डीए किधर हो जाएगा, नीचे की ओर, और धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर, यानी कि वेक्टर ई, उसके दोनों के बीच का एंगल फिर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। सुनिए, हम इस बंद पृष्ठ से, अगर ये बंद पृष्ठ है और इसके अंदर धन आवेश है, तो बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ को पार करके बाहर निकलेगी, और जैसे ही किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है, उसको क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। हम इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पर देखिएगा, दो पार्ट में हम निकालेंगे, एक तो बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और दूसरा का बेलन के सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। कुल दोनों के लिए वैद्युत फ्लक्स को जोड़ देंगे तो पूरे बेलन के कारण वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। सही बात है, आगे देखते रहिएगा, लिखते हैं, अब बोर्ड पर ध्यान से सुनिएगा, लिखे, बेलन के वक्र पृष्ठ से, बात नहीं करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पहले हम टोटल वक्र पृष्ठ को शामिल नहीं करते हैं, हम पहले एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाले, और जब छोटे के लिए पता हो जाएगा तो उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सभी डीए मिलकर के कितना डीए से वैद्युत फ्लक्स, समाकलन का मतलब योग करना होता है ना, तो सबको जोड़ के बता देगा। तो पहले अब छोटे से क्षेत्र तो लिखते हैं, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसको डी फाई ई मानते हैं, और आपको पता है कैसे निकलता है, ई और डी ए दोनों का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक ना, तो वैद्युत फ्लक्स निकलता है। अभी तो ये छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला हम निकाले, ठीक, अभी क्या करते हैं सुनिए, लिखे, पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
अब टोटल के लिए क्या लिखेंगे, फाई ई लिखेंगे और क्या करेंगे, इसी वाले का हम समाकलन कर देंगे और क्या लिखेंगे, वेक्टर ई इंटू डीए लिखेंगे। आप डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे वेक्टर का, दोनों सदिशों का आदिश हुआ था, तो वेक्टर ई डॉट डीए क्या होगा, ई डीए कॉस थीटा होगा। लिखते हैं ई इंटू डीए कॉस थीटा, परंतु आपको पता है थीटा बराबर क्या था, 0, और जब 0 रखेंगे तो काश 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा ई इंटू डीए के साथ करेंगे तो फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू क्या होगा। अच्छा, अभी हम बताए कि अगर यहाँ छोटा सा पार्ट लेंगे, उतना ही पार्ट यहाँ लेंगे, उतना ही पार्ट यहाँ लेंगे, हर पार्ट में आवेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी, और सबसे आर दूरी पर, समान दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यानी कि देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, एक समान होगी। यानी कि ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है तो उसे हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और लिखेंगे फाई ई बराबर ई, और क्या लिखेंगे, समाकलन डीए। समाकलन डीए का मतलब, समाकलन का मतलब होता है योग करना, और छोटा छोटा आप इस पर डीए डीए लेकर के कवर करेंगे, छोटा छोटा डीए लेकर के कवर करेंगे तो इस पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक ना। मतलब डीए डीए ऐड करने का मतलब हुआ कि आप पूरे बेलन का क्या लेंगे, वक्र पृष्ठ लेंगे। तो हम इसको हिंदी स्टेटमेंट लिखते हैं, यहां लिखेंगे समाकलन डीए बराबर होगा पूरे बेलन का, पूरे बेलन का क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। अब सुनिए, फाई ई बराबर ई इंटू, और समाकलन डीए का मतलब हुआ पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ। कोई बताएगा बेलन के वक्र पृष्ठ कितना होगा, अगर इसकी त्रिज्या आर थी, इसका लंबाई यल था, तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, 2 पाई आर यल। वेरी गुड, तो इसका मान 2 पाई आर यल के बराबर होगा, तो लिखते हैं 2 पाई आर इंटू एल, जहां यल बेलन की लंबाई है, आर बेलन की क्या है, त्रिज्या है, तो 2 पाई का इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे बेलन का क्या निकल के आएगा, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ निकल के आएगा। या बोला जाए तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, यानी कि अभी इसको आप छोड़ दीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा, बात मत कीजिए। अब लिखते हैं बेलन के सिरे से गुजरने वाला, सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं डी फाई ई बराबर आप लिखेंगे वेक्टर ई डॉट डीए ही करके वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ डॉट प्रोडक्ट आप तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे ई डीए और क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, परंतु सिरे पर तो थीटा का मान क्या था, थीटा का मान 90 डिग्री था, और cos 90 का मान क्या हो जाता है, 0, यानी कि डी फाई ई का मान कितना हो गया, 0। इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, खाली किसके लिए बचेगा, वक्र पृष्ठ के लिए। अब लिखते हैं संपूर्ण, अब शामिल करते हैं संपूर्ण बेलन के कारण, संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला, संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई मान के चलते हैं, और ये था किसके लिए था, ये वक्र पृष्ठ के लिए था, कितना, ई इंटू 2 पाई आर एल, और प्लस सिरे के लिए, एक सिरे के लिए 0, दूसरा का सिरे के लिए कोई मतलब है कुछ नहीं, आप लिखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। अभी देखिएगा, ये अभी हम वेक्टर ई डॉट डीए की सहायता से पूरे बेलन से, एल लंबाई के बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले। अभी अब हम गॉस के प्रमेय का भी उपयोग करेंगे, क्योंकि गॉस के प्रमेय की सहायता से भी हम क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। थोड़े समय के लिए ध्यान दीजिएगा। मैं मानता हूं कि अगर ये बेलन आप एल लंबाई का लिए है तो इसके अंदर कुछ आवेश, ये वाला आवेश कवर होगा कि नहीं होगा, कितना आवेश कवर होगा आपको पता है, नहीं पता है, आप मान के चलिए कितना आवेश है, क्यू। बात समझ रहे हैं। और लिखते हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, ध्यान से सुनिएगा हमारे बात, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, ये बेलन कैसा था, बंद पृष्ठ था, इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, तब वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा,
फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। हम बताए थे गॉस के प्रमेय के बारे में बताए थे कि ये बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, वो गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है। शर्त क्या है कि जो भी पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ होना चाहिए और उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उसी आवेश में आप एप्सिलॉन जीरो से भाग कर देंगे। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर हम कितना आवेश माने हैं क्यू। अभी ये हमको पता नहीं है लेकिन हम मान के चल रहे हैं क्यू है। तो अब गॉस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर क्यू अपान क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन जीरो होना चाहिए। सही बात है। अगर मान लो लैम्डा ये दिया था आवेश घनत्व, तो लैम्डा दिया था, आवेश का मान नहीं दिया था। क्यों आवेश का मान नहीं दिया था, क्योंकि वायर अनंत लंबाई का था। तब इस कंडीशन में क्या दिया है, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व के लिए आप जानते हैं कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाई एल कहते हैं। ठीक ना। यहाँ एल ये देखिए अनंत लंबाई का, उससे हमसे क्या मतलब, यहां से यहां तक का हम लंबाई कितना लिए हैं एल, और यहां भी आवेश घनत्व तो क्या था, लैम्डा ही था। तो उसमें आवेश क्यू का मान कितना होना चाहिए, तो क्यू बराबर आप निकाल सकते हैं लैम्डा इंटू एल। अगर लैम्डा का मान पता है, आप कितनी लंबाई में आवेश की मात्रा निकालना चाहते हैं उस लंबाई का उस लैम्डा के साथ गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उस लंबाई पर कितना आवेश है। अगर इस लंबाई को कोई बच्चा का सर जी हम इसको 2l लंबाई ले लें तब उसके अंदर आवेश कितना होगा, तो आप उसी आवेश घनत्व तो लैम्डा में एल का नहीं, अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2l का, तब पता चल जाएगा 2l लंबाई पर कितना आवेश है। अगर एल लंबाई न लेकर के हम इसका आधा कर दे l/2 लंबाई ले ले तब आवेश घनत्व तो कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू l/2 लिखेंगे। कोई जरूरी है क्या कि ये l रहे, अगर ये l ना रहे a लेंथ रहे, एक a ले लेंगे आप, तो यहाँ लैम्डा इंटू क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। यानी कि आप जितना लंबाई लेंगे उसी लंबाई का आप लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आवेश पता चल जाएगा। अब क्यू का मान पता चल गया, उठा के यहाँ रखेंगे, आपको पता चल गया कि अब यह लंबाई बेलन के अंदर कितना आवेश है, तो लैम्डा इंटू एल के बराबर है। इसी मान को उठा करके यहाँ रखेंगे तो फाई ई बराबर निकल के आएगा लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन जीरो। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाए और ध्यान से सुनिएगा। समीकरण 1 से भी हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकाले थे बेलन से, और गॉस के प्रमेय से भी कुल वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं बंद पृष्ठ से, है तो दोनों क्या वैद्युत फ्लक्स ही, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग था। देखिए तरीका बोले तो 2 + 2 बराबर भी आप लिख के कहेंगे 4 होता है, और अगर दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी क्या आएगा 4 ही। परिमाण तो सेम आ रहा है, रिजल्ट तो सेम आ रहा है 4 और 4, लेकिन तरीका क्या था, अलग अलग था। तो एक तरीका हम E.dA से वैद्युत फ्लक्स निकाले और दूसरा का गॉस का प्रमेय लगा करके निकाले, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ तरीका अलग अलग है। तो आप अब क्या लिखेंगे, कहां लिखें, यहां लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों का यूज करेंगे। तो दोनों में लेफ्ट वाला साइड अगर बराबर है तो राइट साइड को भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो लिखते हैं E इंटू 2 पाई आर एल बराबर, यहां लिखे क्या, यहाँ बहुत नीचे हो जा रहा है, यहाँ कोने पर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हो गया है, फाइनल एक लाइन है बस। लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, बात न कीजिए, दोनों का मान आपस में बराबर होगा। इसको पहले लिखते हैं E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन। ये दिया था क्या कि आप बेलन कितनी लंबाई का लेंगे, नहीं, हम माने थे ना, हम माने थे एल लंबाई का बेलन है, और जो हम माने हैं वो रहेगा नहीं, एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सही है। अब हमको क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, जिसको हम क्या मान के चले थे, E मान के चले थे, और उसी E का मान हम यहां से निकालेंगे। तो E बराबर, ये टोटल पार्ट इसके नीचे आके डिवाइड होगा, ऊपर लैम्डा था, ये 2 पाई आर बचा, तो 2 पाई एप्सिलॉन जीरो पहले लिख दे, 2 पाई एप्सिलॉन जीरो, और इंटू में क्या बचा हुआ है आर, तो आर लिख दे। सही है। अब देखिए आपको तार का क्या दिया था, आवेश घनत्व तो लैम्डा दिया था, तार से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा था, आर दूरी पर, तो आर दिया था, और बाकी 2 पाई एप्सिलॉन जीरो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जो दिया था उसी के रूप में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। हम एक्स्ट्रा में माने थे कि यह लंबाई का बेलन था, तो देखिए वो ऑटोमेटिक क्या हो गया है, हट गया है। जो हम मान के चलेंगे वो हमारे डेरिवेशन में रहता नहीं है,
जो हमको दिया जाता है हमारे फार्मूले में, हमारे डेरिवेशन में वही रहता है। हमको दिया क्या था, बोला था कि एक अनंत लंबाई का तार है जिसका आवेश घनत्व तो क्या है, लैम्डा है, ये दिया था। और हमें इस तार से r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि कुल मिला जुला करके लैम्डा और r दिया था, हमको ई का मान निकालना था। यल जो हम मान करके चले हैं, देखिए अपने आप कट गया है, यानी कि हमारा माना हुआ कुछ नहीं आया। अब ध्यान से सुनिएगा, इस फार्मूले का भी यूज होता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा अपने साइड से हम इसको टेक्निकल बनाते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ध्यान से देखें, आप अपने बल से ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 नीचे भी 2। जब नीचे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं E बराबर 1/2 दूना 4 पाई है एप्सिलॉन 0 इंटू ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किए हैं आप तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा। अब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो आप पहले चैप्टर से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 करते आ रहे हैं वही आया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई क्या हो जाएगा r, यानी कि आवेश घनत्व का दुगुना करके और कितना दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, उसी दूरी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो उस r दूरी पर आपको क्या निकल के आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। किसके लिए निकाले, ये अनंत लंबाई के तार के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आया। अभी सुनिए, अगर मान लीजिए अगर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई नहीं करे तो यहां से 2 हट जाएगा और यहां कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। और हम अभी आपको 2 लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन 0 कहे हैं। अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिद्ध करिए कि अनंत लंबाई के तार के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूछने वाला यही पूछता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई r होगा, ठीक ना। तो आप लोग कितने लोग तो ये देख के पहले ही घबरा जाते हैं, अरे यार कहाँ पढ़ाया गया था हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि क्या है 2 लैम्डा बाई और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो मतलब अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने दिमाग से नहीं लगा पाएंगे तो कहेंगे कि पढ़ाने वाले की गलती है क्या। तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ 2 लैम्डा बाई r होगा, इसे आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, 2 मिनट का समय दीजिए आप लोग, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। ये अनंत लंबाई का एक वायर है, इस पर कितना आवेश होगा ये तो बताना मुश्किल है, इसलिए आवेश न देकर के क्या दिया है, इसका आवेश घनत्व तो लैम्डा दिया है। लैम्डा क्यों, क्योंकि ये लंबाई वाली वस्तु थी। अगर ये पृष्ठ रहता तो क्या देता, सिग्मा। अगर ये आयतन वाला वस्तु रहता तो क्या देता, रो देता, घनत्व, ठीक है। लेकिन यहाँ लंबाई वाली वस्तु है तो इसका आवेश घनत्व तो लैम्डा दिया। इस तार से r दूरी पर अगर कोई पॉइंट है P तो हमें इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये हमारा तार जो है ये एक स्रोत हो गया। इस स्रोत के सममित आकार का इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसी पॉइंट से होकर गुजरने वाला एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ स्रोत के सममित खींचने के लिए हम आपको आइडिया बताए कि आप इस स्रोत को क्या करिएगा, जूम करिएगा। जूम करेंगे तो यह एक बेलन की तरह दिखाई देगा, और कहां तक जूम करना है, जिस पॉइंट पर आपको निकालना है वहीं तक, ठीक है। तो यहां तक हम इसको जूम किए हैं वायर को, तो देख रहे हैं कि ये एक बेलन बन गया, यानी कि इस पॉइंट P से होकर गुजरने वाला एक काल्पनिक गॉसियन बेलन की कल्पना किया गया। हम थोड़े समय के लिए मान के चल रहे हैं इसकी लंबाई क्या है, L। इसके अंदर धन आवेश है, ये बेलन के सेंटर पे है, तो हर पॉइंट पर बेलन के वक्र पृष्ठ के हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी, क्योंकि डिस्टेंस समान था। और जितना आप छोटा सा पार्ट लेंगे हर पार्ट पर आवेश की मात्रा भी क्या होगी, समान, क्योंकि यहाँ आवेशों का कैसा वितरण था, सतत वितरण था, ठीक। तो इस पॉइंट पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं dA, जिसका क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। पहले हम छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले, उसके बाद पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ को शामिल किए, तो समाकलन कर दिए, और समाकलन लगा करके हमने क्या किया है, वैद्युत फ्लक्स का मान निकाला है। तो यहाँ E × 2 पाई RL आया, ठीक है। क्योंकि जब समाकलन में आप dA ऐड करेंगे, टोटल dA इस पर कवर करेंगे तो पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। अगर बेलन की त्रिज्या r थी, इसकी लंबाई L है, तो पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RL के बराबर होगा। और प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, E ही रहेगी। तो ये वैद्युत फ्लक्स हो गया। उसके बाद अभी तो केवल वक्र पृष्ठ से निकाले, इसके सिरे से भी वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे, तो सिरे पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिए
जिसका क्षेत्रफल सदिश उसके अभिलंबवत ऊपर की ओर, और यहाँ धन आवेश से तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर होगी, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री, और जैसे ही आप थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या किए, संपूर्ण बेलन को शामिल कर लिए, तो संपूर्ण बेलन को शामिल करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा और साथ में इसके दोनों सिरे भी होंगे। वो तो क्या था, 0 था। टोटल ऐड किए, वैद्युत फ्लक्स का मान इतना निकल के आया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाए। उसके बाद हम क्या किए हैं, गॉस का प्रमेय लगाए, और गॉस का प्रमेय ये कहता है कि अगर किसी भी आकार का कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर अगर कुछ आवेश है, तो उस आवेश में आप क्या करिए, एप्सिलॉन 0 से भाग करिए, तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पता चल जाए। इस एल लंबाई के बेलन के अंदर कितना आवेश था हमको पता नहीं चला, हम थोड़े समय के लिए क्यू मान के चले हैं, और क्यू का मान निकालने के लिए आवेश घनत्व का फार्मूला लगा दिए। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व, जब एकांक लंबाई के लिए आपको आवेश घनत्व पता है, ठीक ना, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है, तो उस लंबाई पर कितना आवेश होगा, तो क्यू का मान निकाले हैं तो लैम्डा इंटू क्या कर दिए, एल। यहाँ की लंबाई कितनी थी, एल ही था, और यहाँ का आवेश घनत्व तो क्या था, लैम्डा था, तो हमें पता चल गया कि कितना आवेश होगा। क्यू का मान उठा करके लैम्डा एल यहाँ रख दिए, ट्रांसफर किए, और हम क्या किए, गॉस का प्रमेय लगा करके भी वैद्युत फ्लक्स का मान निकाले। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाए, यानी कि हम दो तरीके से इस बेलन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं, एक तो बेल्टरी डॉट डीए से और दूसरा गॉस के प्रमेय से। दोनों वैद्युत फ्लक्स का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सिर्फ तरीका अलग है, लेकिन वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, सेम होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 का यूज किया। लेफ्ट वाला साइड बराबर है तो राइट वाले को भी बराबर होना पड़ेगा, बराबर करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया।